नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और ड्रामेटिक दौर में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे दूसरी दुनिया यानी सोवियत ब्लॉक के पतन की। देखिए, ये सिर्फ कुछ देशों के टूटने या नक्शे बदलने की कहानी नहीं है। ये असल में इस बात का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है कि कैसे एक इतना विशाल राजनीतिक प्रयोग, जिसने लोगों से समानता का इतना बड़ा वादा किया था, वो अंततः अपने ही नागरिकों के लिए पूरी तरह से विफल साबित हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। 9 नवंबर 1989 की ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये एक ढहती हुई व्यवस्था का जीता जागता एकदम भौतिक प्रमाण है। आम लोग अपने ही हाथों से उस ढांचे को तोड़ रहे हैं जिसने दशकों तक दो अलग अलग दुनियाओं को बांट के रखा था। लेकिन ये दीवार आखिर थी क्या, और ये किस चीज का प्रतीक थी? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। 1961 में बनी ये बर्लिन की दीवार सिर्फ ईंट और कंक्रीट का कोई साधारण ढांचा नहीं थी। सोचिए, 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक दीवार, और ये कोई एक दो साल नहीं, पूरे 28 सालों तक सीना ताने खड़ी रही। इसने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को ही नहीं बांटा, बल्कि वास्तव में ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच के गहरे और कड़वे विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अब दीवार तो गिर गई, लेकिन उस दीवार के पीछे असल में चल क्या रहा था? आइए सोवियत सिस्टम के अंदर झांककर देखते हैं कि हकीकत क्या थी। देखिए, अगर कागजों पर देखें तो एक तरफ सोवियत राज्य ने अपने नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी थी। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या बच्चों की देखभाल, सरकार ये सब बहुत ही रियायती दरों पर या कहें लगभग मुफ्त दे रही थी। वैचारिक रूप से देखा जाए तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या था? हकीकत ये थी कि अगर आप उपभोक्ता वस्तुओं की बात करें, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो या फिर कोई कार, सोवियत संघ में बनने वाली चीजों की क्वालिटी पश्चिमी देशों के आसपास भी नहीं फटकती थी। वो इस मामले में बहुत पीछे थे। पर बात सिर्फ खराब क्वालिटी की कारों या सामान की नहीं थी। इसका एक मानवीय पहलू भी था, जो अर्थशास्त्र से कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह था। असल में सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा इतना कसता चला गया कि आम इंसान का दम घुटने लगा। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही थी। और सबसे बड़ी समस्या पता है क्या थी? राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का पूरी तरह से निदारत होना। जरा सोचिए, पूरे 72 सालों तक सिर्फ एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, का एकाधिकार रहा। एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकारी संस्थाओं की जनता के प्रति कोई जवाबदेही थी ही नहीं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब बोलने की आज़ादी ही नहीं होती तो आम इंसान आखिर क्या करे? और यहीं पर इंसानी जज्बे का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब एक सख्त सत्ता विरोध को ही गैर कानूनी घोषित कर दे तो लोग हार नहीं मानते। अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होने की वजह से सोवियत संघ के लोग अपना गुस्सा, अपनी असहमति और निराशा चुटकुलों और अंडरग्राउंड कार्टूनों के जरिए सीक्रेट तरीके से निकालते थे। ये उनका अपना एक बहुत ही शांत लेकिन जबरदस्त विद्रोह का तरीका था। तो ये तो हुई आम नागरिकों की बात, लेकिन जरा इस पूरी महाशक्ति, इस सोवियत साम्राज्य की ढांचे पर भी नजर डालिए, जो अंदर से चटक रहा था। यहाँ आपके मन में एक बहुत ही लाजमी सा सवाल आ सकता है। कुल 15 सोवियत गणराज्य थे, लेकिन उनमें से 14 गणराज्यों की जनता खुद को उपेक्षित और दबा हुआ क्यों महसूस कर रही थी? जब ये पूरा का पूरा संघ समानता के सिद्धांत पर बना था, तो फिर इतना गहरा असंतोष आखिर आ कहाँ से रहा था? इसका बहुत ही सीधा और कड़वा जवाब है: रूस का पूर्ण प्रभुत्व। कहने को तो कागजों पर सोवियत संघ 15 अलग अलग गणराज्यों का एक संघ था, लेकिन हकीकत में शासन के हर एक पहलू पर सिर्फ और सिर्फ रूस का ही दबदबा था। बाकी 14 गणराज्यों की संस्कृति, उनकी इच्छाएं, सबको हाशिए पर धकेल दिया गया था, जिससे उन गैर रूसी नागरिकों के अंदर भारी नाराजगी पैदा हो गई। और ये भेदभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा था। संसाधनों को पानी की तरह बहाया जा रहा था। सोवियत संघ ने अपना बेशुमार पैसा परमाणु हथियारों और मिलिट्री पर खर्च कर दिया। इसके अलावा अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए वे पूर्वी यूरोप के अपने साथी देशों को भी भारी सब्सिडी दे रहे थे। एक सुपर पावर दिखने की इस अंधी होड़ ने आम नागरिकों के मुंह से निवाला छीन लिया और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया। और आप जानते हैं, जब अंदर इतना भारी दबाव बन जाए, लोगों की जरूरतें पूरी ना हो, तो विस्फोट तो होना ही है। जनता अब बदलाव के लिए सड़कों पर थी।
और फिर जो हुआ वो बिल्कुल ताश के पत्तों के ढहने जैसा था, एक के बाद एक बहुत तेजी से। और ये सब हो रहा था आम लोगों की लोकतंत्र की मांग की वजह से। जून 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी की लहर उठती है। अक्टूबर 1989 आते आते वार्सा समझौते वाले देशों को अपना भविष्य खुद चुनने की आज़ादी मिल जाती है। और फिर वो ऐतिहासिक पल, नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना। फरवरी 1990 में उस कम्युनिस्ट पार्टी का 72 साल का एकाधिकार भी टूट जाता है। और आखिरकार दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के खत्म होने की औपचारिक घोषणा कर दी जाती है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वाह, आज़ादी मिल गई तो रातों रात सब कुछ अच्छा हो गया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। अब सामना हुआ शॉक थेरेपी की एक बहुत ही कठोर सच्चाई से। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से रातों रात पूंजीवादी मुक्त बाजार की ओर छलांग लगाना, ये सच में एक बहुत बड़ा शौक था। पुराने व्यापारिक ढांचे पूरी तरह तबाह हो गए। रूसी मुद्रा, रूबल, जमीन पर आ गिरी और महंगाई इतनी भयंकर रूप से बढ़ी कि आम लोगों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक ही झटके में पूरी तरह से साफ हो गई। तो अंत में ये पूरा इतिहास हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक बेहद कठोर व्यवस्था आखिरकार टूटती है, तो क्या वो नई नवेली आज़ादी तुरंत सारे दर्द की दवा लेकर आती है, या फिर वो अपने साथ एक बिल्कुल नए तरह का आघात, एक नया शॉक लेकर आती है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।